हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हमें यूनिट 3 स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक है एनेलिडा। एनेलिडा में मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते क्या है, वो है हिरुदिनारिया ग्रैनुलोसा। तो इसकी हमें मॉर्फोलॉजी और उसका रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम हिरुदिनारिया एनेलिडा को एनेलिडा नाम दिया क्यों गया है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो एनेलिडा एक लैटिन वर्ड है एनुलस, उससे लिया गया है, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है रिंग लाइक। एनेलिडा में आप देखोगे, एनेलिडा में वही सारे जानवर रहते हैं या वही सारे वर्म्स रहते हैं जिनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो ये कुछ उसके इंट्रोडक्शन है। तो कॉमनली नोन एज इंडियन कैटल लीच या फिर जोंक भी इसे कहते हैं। काई के कलर का होता है, वैसे हम हिंदी अपनी कॉमन भाषा में हिंदी में इसे जोंक कहते हैं। नाउ ये एक्वेटिक होते हैं और सम टेरेस्ट्रियल। नॉर्मल सी बात है, ये पानी में रहते हैं, ये खेतों में ज्यादा पाए जाते हैं। ये सैंगीवोरस होते हैं। ये सैंगीवोरस यानी ये खून चूसने वाले होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं, सैंगीवोरस। इसमें से अब दोनों जो होंगे वो एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे। कुछ जो होते हैं जो एक्वेटिक होंगे वो फिशेस का ब्लड सक करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो कैटल्स का, वो गाय वाय का लीच ब्लड सक करेंगे या फिर ह्यूमंस का ब्लड सक करेंगे। हैव सिलिंड्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में होती है और इनके बॉडी पे अभी मैंने बताया सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, और इनको किसी अपनी होस्ट की बॉडी पे अटैच रहने के लिए इनके पास सक्शन कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग सकर कहते हैं। दोनों एंड्स पे सकर प्रेजेंट होते हैं, बट पोस्टीरियर एंड पे भी सकर प्रेजेंट होता है और एंटीरियर एंड पे भी सकर प्रेजेंट होता है। बट एंटीरियर एंड के सकर से ये फीडिंग मतलब कि सक करते हैं ब्लड, और पोस्टीरियर एंड का सकर सिर्फ और सिर्फ इनको मूवमेंट और अटैच करने में हेल्प करता है। इनका एक और काम होता है, ये मेडिसिनल पर्पस में भी यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पस में ये यूज कैसे किए जाते हैं, तो इनका जो सलाइवा होता है ना, वो बहुत ढेर सारा मेटामॉर्फोलॉजिकली बहुत ढेर सारे मेडिसिनल चीजों को ये सिक्रीट करता है, इनका सलाइवा, जिसकी वजह से वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। और इनके सलाइवा से ऐसा माना जाता था पहले कि इनके सलाइवा से पेन कम होता है, जो जॉइंट पेन या कोई भी पेन, इनका सलाइवा अगर यूज किया जाए तो उससे जॉइंट पेन या कोई भी पेन कम होता है। तो इसीलिए पहले जब सिविल वॉर होते थे तो इनका सलाइवा यूज किया जाता था। ना अब हम बात करेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की एनेलिडा के या हिरुदिनारिया ग्रैनुलोसा के साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो ए फाइलम एनेलिडा, क्योंकि एनालस सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनेलिडा। क्लास क्लाइटेलेटा, ऑर्डर नाथोडेलिडा, फैमिली हिरुदिनिडी, जीनस हिरुदिनारिया, स्पीशीज ग्रैनुलोसा। अब हैबिट एंड हैबिटेट की ये कहाँ रहते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, या तो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, और जो 1/5 मतलब कि आधी से ज्यादा जो मेजॉरिटी है लीचेस की वो सी में रहती है, यानी समुद्र जो नदी वाला पोर्शन होता है उसमें रहती है, ठीक है। और जो कुछ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द लैंड, कुछ लैंड्स पे पाए जाते हैं। और ये मोस्टली आप जोक देखे होंगे, गांव में जब बारिश हो जाती है तो हमारे गांव में द्वार पे दिख जाती हैं बहुत आराम से। और ऐसे भी देखोगे तो ये जो खेत वेत में जो लोग जाते हैं प्रॉपर, उनको दिख जाती होगी, ये जोक आराम से दिख जाती है, काई की कलर की होती है। अब इनके कुछ जनरल मॉर्फोलॉजी, तो इनके बॉडी में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो 33 सेगमेंट्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर तक पूरी होती है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और फ्लैटेंड, डॉर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैटेंड होती है।
ये देखो, ये आप अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये पूरे स्ट्रक्चर में खूब ढेर सारा आपको ये सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, लाइंस दिख रहे होंगे, वही पूरी लाइंस जो है वो सेगमेंट्स हैं। इनकी बॉडी में बहुत ढेर सारे सेगमेंट्स हैं और सेगमेंट होने के साथ साथ ये फ्लैटेंड दिखते हैं। ये इनका माउथ पोर्शन है, यहाँ ये एंटीरियर एंड, यहाँ पे भी सकर प्रेजेंट है, और ये पोस्टीरियर एंड, यहाँ पे भी सकर प्रेजेंट होता है। ये सकर जो होता है ये इनको लोकोमोट करने में हेल्प करता है, और ये सकर प्रेजेंट होता है इनको ब्लड को सक करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, यानी इनकी पूरी बॉडी एक्सटर्नली सबसे पहले दिखती कैसे है। तो एक्सटर्नली इनकी बॉडी हम जैसे देख रहे हैं तो इनकी बॉडी पे 2 सकर प्रेजेंट है, तीसरा कि इनके बॉडी पे बहुत ढेर सारे सेगमेंट्स हैं, फिर इनकी बॉडी फ्लैट है। अब यहां पे देखते हैं तो बॉडी सेगमेंटेशन 33 सेगमेंट्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट है, हम अभी बोले। फिर दूसरा, इनकी बॉडी में सब डिविजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सब डिविजन्स यानी कि यहाँ पे आप देखो ये जो इतने छोटे पूरे सेगमेंट्स है ना, इस सेगमेंट्स में भी बहुत ढेर सारे सब डिविजन्स होते हैं जिन्हें हम एन्युली कहते हैं। ये स्मूथ होते हैं, इनका आपने टच किया होगा तो ये स्मूथ होते हैं, बहुत ही स्लीपरी से होते हैं, मतलब छूने में ऐसा वाला फील है, गंदा वाला फील है, बहुत स्लीपरी वाली फील देते हैं। स्लीपरी इनकी पूरी बॉडी होती है, बहुत स्लीपरी से होते हैं ये, और स्मूथ होते हैं। ग्लैनुलर टेक्सचर होता है इनकी बॉडी पे जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनका ये ग्लैनुलर स्ट्रक्चर इन्हें एक्वाटिक लोकोमोशन में हेल्प करता है। नाउ हम बात करेंगे सकर्स की। तो सकर्स इनकी बॉडी में 2 होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड पे और एक होता है पोस्टीरियर एंड पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एंटीरियर सकर की, जो कि फ्रंट एंड यानी कि माउथ के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ये वाला सकर, जिसमें कि एक टिथ का एक रो होता है और 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। लिप्स या जॉ भी आप कह सकते हो उसे, जॉ भी प्रेजेंट होते हैं जो कि होल्ड करने में, होस्ट के बॉडी को होल्ड, जब ये सक कर रहे होते हैं उसके ब्लड को, उस टाइम उसे होल्ड करने में हेल्प करते हैं। यूज्ड फॉर अटैचमेंट फॉर फीडिंग ब्लड, contains a mouth with 3 jaws equipped with a row of sharp teeth। 3 जॉ प्रेजेंट होते हैं माउथ में और एक रो ऑफ टीथ प्रेजेंट होती है जो कि फिर ब्लड को सक करने में हेल्प करती है। नाउ पोस्टीरियर सकर हमेशा याद रखना, एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बट एंटीरियर सकर से ही हिरदोनारिया सिर्फ और सिर्फ ब्लड सक करता है। पोस्टीरियर से ब्लड सकिंग का कोई काम नहीं होता है। पोस्टीरियर सकर से सिर्फ और सिर्फ वो मूवमेंट में हेल्प लेता है और कुछ नहीं। पोस्टीरियर सकर रियर एंड यानी लास्ट एंड पे ये प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन होता है ये लार्ज होते हैं। Used primarily for attachment to surface during locomotion and feeding। लोकोमोशन और फीडिंग के टाइम उस सरफेस से अटैच होने के लिए इनका हेल्प किया जाता है, बट नॉट इन द फीडिंग, नॉट इन द सकिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड सकिंग में सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर सकर का ही यूज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इनके सरफेस और कलरेशन की। तो इनके सरफेस हम अभी बात कर चुके हैं कि इनका सरफेस जो होता है वो स्लीपरी होता है, यानी इनके बॉडी सरफेस पे म्यूकस जो होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है और उस म्यूकस की वजह से इन्हें मोशन करने में, इनको मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। म्यूकस कवर्ड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो होती है एक तरह से इनका एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल की लेयर होती है, इनके ऊपर एक क्यूटिकल की प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिससे ये अपने प्रेडेटर से खुद को बचाते हैं। इनका प्रेडेटर से अपने आप को 2 तरीके से बचाते हैं। पहला होता है इनके कलर की वजह से, क्योंकि कलर की वजह से आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो कैमोफ्लेज का, इसका गिरगिटान का, कैमेलॉन का। वो अगर अपने जान देख रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे पास आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ हार्म करेगा, तो वो अपना तुरंत अपने एनवायरनमेंट का कलर का, जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसी कलर का वो खुद को बना लेता है। वैसे ही इसका भी होता है। इसकी बॉडी काई के कलर की होती है, यानी ये मिट्टी पे भी चल रहा हो तो भी ये ना दिखे जल्दी, और ना अगर ये वाटर में है तो भी ये जल्दी ना दिखे। एक और अब इनके कलरेशन की बात करते हैं तो इनका कलर होता है ऑलिव ग्रीन, यानी काई कलर से ब्राउन कलर तक होता है, और ये इनको
कैमोफ्लाज प्रोवाइड करता है, अभी बताया ना, कैमोफ्लाज का इनको इनके प्रेडेटर से बचाता है। पॉसिबल वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन हैबिट एंड हैबिटेट, अब इसमें भी बहुत ढेर सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसी जहां की एनवायरनमेंट होंगी उस पे ये वेरिएशंस डिपेंड करता है। अब इनके कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है, आई है, जो कि 5 के पेयर में प्रेजेंट है। टिपिकली 5 पेयर सिंपल आई स्पॉट्स होते हैं इनके पास, और ये इनका लोकेशन कहाँ होता है, इनका लोकेशन होता है हेड के जस्ट नीचे, डॉर्सल साइड में, हेड के जस्ट नीचे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन होता है लाइट की सेंसिटिविटी, यानी लाइट को वो एग्जामिन करना, लाइट सेंसिटिविटी, एडिंग इन डिटेक्शन मूवमेंट को डिटेक्ट करने में भी इनका काम होता है इन सेंसरी रिसेप्टर्स यानी आईज का। अब एक और सेंसरी रिसेप्टर है जिसका फंक्शन है कि ये वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट करता है। अब वाइब्रेशन कैसे, इनके पास बड़ी बड़ी आंखें नहीं है, आई स्पॉट्स हैं, ये देखेंगे कैसे कि इनका होस्ट आ रहा है, इन्हें उसके ऊपर सक करना है। तो अगर आप कभी इनको देखे होगे, क्रैब के बच्चों को देखे होगे, तो अगर आप नहीं देखे होगे तो मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं कोलकाता गई थी तो उनके जुवेनाइल फेज थे ना, वो उसमें पड़े रहते थे, अपने होल में, अपने घर में रहते थे, पूरे निकल जाते थे, ऐसे वाइट कलर के पूरे निकल जाते थे। हल्की सी, मतलब यहाँ पे ऐसे होल है ना और ये बाहर निकले हुए हैं हल्के, और हम यहाँ पे हैं, हम लोग सोचो कितने दूर में ना, हम लोग यहाँ पे है, और यहाँ से अगर हल्का सा भी हम लोग ऐसे हल्का सा पाँव उठा देते ना, तुरंत वाइब्रेशन उन लोग को मिलती, वो सब के सब अपने होल में घुस जाते थे। वो बहुत अच्छा लगता था, मतलब मैं 5 से 10 मिनट तक वेट भी की थी कि मैं सोची कि कम से कम निकलेंगे तो मैं एक को पकड़ूंगी और लेके आऊंगी कॉलेज, बट एक भी नहीं निकले, वो हमसे ज्यादा चालाक होते हैं। तो ये वही काम इनका भी होता है, ये हमारे पाँव की वाइब्रेशन से, हम कैसे चल रहे हैं, हमारे पाँव की वाइब्रेशन से ये डिटेक्ट करते हैं कि ये मेरा होस्ट है, मुझे इसके ऊपर कैसे जाना है, मुझे इसके ऊपर कैसे क्लाइंब करना है, अपने ब्लड को लेने के लिए, इनके ब्लड को सक करने के लिए। डिटेक्शन एंड वाइब्रेशन, टेम्परेचर के चेंज के लिए भी इन सेंसरी रिसेप्टर का काम आता है, कैसा टेम्परेचर है कैसा नहीं है उस अकॉर्डिंग इन्हें अडाप्ट करना होता है, तो इन टेम्परेचर के चेंज के लिए भी। और लास्ट वन है केमिकल के सिग्नल्स में भी। नाउ अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी की। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि अब ये ब्लड तो सक कर रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम उसमें बात करेंगे माउथ की। माउथ लोकेट होता है एंटीरियर एंड पे, यानी एंटीरियर सकर के पास माउथ प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर सकर जो होता है वो कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स पर कहाँ खुलता है, सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ जाता है, बकल कैविटी, बकल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर क्रॉप, ये वाला जो पोर्शन है, क्रॉप से स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम टू एनस, ये वाला पोर्शन जो है ये है रेक्टम। अब स्टमक के पाउचेस, अब ध्यान से सुनना, माउथ कहाँ पे लोकेट है, एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, यानी एंटीरियर सर्कल के पास प्रेजेंट है। फेरिंग्स क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट होते हैं जो कि इनका ये केपेबल होते हैं कि ये सक्शन करने में, यानी कि ये सक्शन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ताकि उस होस्ट के पार्ट से ये प्रॉपर्ली अटैच रहे और ब्लड को सक करते रहे। नाउ क्रॉप एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी में, हिरदनारिया की बॉडी में। अब ये वाला पोर्शन देखो, क्रॉप, ये पूरा पोर्शन जो है, ये इतना बड़ा जो पोर्शन है, ये डिजाइन जो बना है ग्रीन सा, ये क्रॉप है। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का हिरदनारिया की बॉडी में। ये जो होते हैं ये आपस में अटैच किसके थ्रू होते हैं, एक स्फिंक्टर के थ्रू अटैच होते हैं, और इन्हीं स्फिंक्टर से एक सीका निकलता है। वो सीका क्या करते हैं, सीका बोल सकते हैं या फिर डायवर्टिकुला बोल सकते हैं, उन्हीं सीका में जाके ये जो ब्लड सक करता है वो ब्लड स्टोर होता है, और वो जो ब्लड स्टोर होगा वो फिर बाद में उनको यूज कर सकते हैं, या फिर बाद में अगर उनको नहीं मिला तो कैमल की तरह ये फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ इंटेस्टाइन साइट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, और बहुत दिन तक उस पाउच में, बहुत दिन तक डाइवर्टिकुला के पाउच में वो ब्लड रहता है, फिर उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद वो डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में जाके। इंटेस्टाइन का काम क्या है, ये डाइजेशन का एक साइट है, यानी डाइजेशन की जगह है, और एक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की भी जगह है। यहाँ पे पहले तो जो ब्लड है या फिर ये जो खाया होगा, जरूरी नहीं है कि ब्लड सक करे, ब्लड सक करने के अलावा ये छोटे छोटे वर्म्स और स्नेल्स को भी ये खाता है, तो उसका भी जो भी खाएगा उसका डाइजेशन होना और उस डाइजेशन का फिर अब्जॉर्प्शन होना पूरी बॉडी में यहां से होता है। अब कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जिससे कि डाइजेशन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड का डाइजेशन भी होता है उस एंजाइम की वजह से। नाउ हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि कैसे उसमें सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हम जहां बताएंगे कि इनका जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप है, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इनके पास जो हार्ट है वो 4 to 6 पेयर्स में प्रेजेंट होता है, और पल्सेटिव वेसल्स जो होती हैं उनकी, वो किसकी तरह एक्ट करती है, स्यूडो हार्ट, यानी कि फॉल्स हार्ट, ट्रू हार्ट नहीं होता है इनके पास, फॉल्स हार्ट। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स एंड हार्ट मतलब हार्ट। ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेसल सप्लाइंग द बॉडी विद इन द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। अब ब्लड क्या करता है, इनकी बॉडी में जब फ्लो होता है, किसके थ्रू फ्लो होता है, एक वेसल का एक सिस्टम इनकी पूरी बॉडी में, उसके थ्रू इनकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन इनकी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखो सिलोमिक सिस्टम पूरा पूरा दिख रहा हो, इनके में हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम, हम डाइजेस्टिव सिस्टम बात कर लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बात कर, नाउ अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इनका जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि इनके में वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, यानी इनके में कंप्राइज्ड ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इनका जो गैंग्लिया होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका जो गैंग्लिया होता है वो पूरा पूरा पेयर में प्रेजेंट होगा, और ईच सेगमेंट में, सारे सेगमेंट में ये गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और इनका जो गैंग्लिया का काम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट को, और एक एक रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस मतलब एक्शन को, कि प्रेडेटर के आ रहा है तो कैसा एक्शन, या फिर बहुत सारे एक्शंस, उसको ये कंट्रोल करता है। और ब्रेन जो होता है वो इनका स्मॉल होता है और फैरिंग्स के ऊपर लोकेट करता है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हम एक बात बताते हैं कि हीरोदिनारिया की पूरी बॉडी में 5 होल होते हैं। पहला नेफ्रिडियोपोर एक्सक्रीशन के लिए, दूसरा फीमेल जेनाइटल पोर एंड मेल जेनाइटल पोर, तीसरा सकर, फर्स्ट सकर एंड थर्ड सकर, एंटीरियर सकर एंड पोस्टीरियर सकर। ना नेफ्रिडियम, इसका काम, ये सारे सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होती हैं, सारे सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट्स। और इनका काम क्या होता है, ये वेस्ट को फिल्टर करके उसे बॉडी से एक्सपेल आउट करती हैं, फिल्टर द वेस्ट फ्लूइड्स एंड एक्सपेल इट आउट फ्रॉम द बॉडी, एडिंग इन एक्सक्रीशन। नाउ लोकोमोशन का मैकेनिज्म, तो अब हम बात करेंगे लोकोमोशन इनकी बॉडी में होता कैसे। तो इनकी बॉडी में लोकोमोशन 2 टाइप से होता है। पहले अगर ये लैंड पे हैं तो इनकी बॉडी में क्रीपिंग, क्रॉलिंग या फिर लूपिंग मूवमेंट होगा। if they are on land, then movement will be, तब मूवमेंट कौन कौन सा होगा, क्रीपिंग, या फिर उसे बोलेंगे क्रॉलिंग, यानी रेंगना, या फिर लूपिंग।
क्रीपिंग, क्रॉलिंग या लूपिंग। लूपिंग, क्रीपिंग और क्रॉलिंग आप समझिए रिंग ना। अब लूपिंग मूवमेंट यानी कि ऐसे वाला, मान लेते ये पोस्टीरियर सकर है, यहाँ पे अटैच हुआ, फिर ये एंटीरियर सकर गया इधर अटैच हो गया, ठीक है, इतना मूव किया, फिर ये पोस्टीरियर सकर उठा, यहां से यहाँ अटैच हुआ, फिर ये वाला इंटीरियर सकर हुआ, यहां से यहाँ अटैच हुआ, फिर ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट, इसी को हम लूपिंग मूवमेंट बोलते हैं। अगर ये लैंड पे रहा तो अगर जोंक या हिरदनारिया या लीच अगर लैंड पे है तो क्रीपिंग, क्रॉलिंग या लूपिंग, इन तीन में से कोई मूवमेंट होगा। ये तीनों मतलब क्रॉलिंग मतलब रेंगना होता है, इन तीनों में से कोई भी एक उस मूवमेंट को हम लोग कह सकते हैं। और अगर हिरदनारिया इफ दे आर इन वाटर then movement will स्विमिंग मूवमेंट। अब स्विमिंग मूवमेंट हम सबको पता है तैरना, उनकी बॉडी, म्यूकस वाली बॉडी, वो उन्हें हेल्प कराएगी स्विम करने में, ठीक है। यहाँ लिखा भी गया मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट, क्रीपिंग मोशन यानी ऑल्टरनेटिंग यूज ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर फॉर मूवमेंट। ऑल्टरनेटिंग यूज यानी पहले एंटीरियर का यूज करना, फिर वहां से उठा के फिर पोस्टीरियर, फिर एंटीरियर वाले को फिर पोस्टीरियर, लूप बनाते हुए, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग यूज ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर इज नोन एज लूपिंग, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट। और स्विमिंग, अंडुलेटिंग द बॉडी इन अ वेव लाइक मोशन। वेव लाइक मोशन यानी ऐसे, इन वाटर, लोकोमोशन इन वाटर। ये आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बात बता देती हूँ, ये हिरदनारिया ग्रैनुलोसा हर्माफ्रोडाइट नेचर का है, यानी इनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, बट ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट, बट फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। ये करते क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं दूसरे हिरदनारिया के साथ, दूसरे लीच के साथ, ये दोनों स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। नाउ हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जितने भी लीच होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें, कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ होता क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। और ये सब मोनोइशियस होते हैं, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट होता है। रीजेनरेशन इनके में एब्सेंट होता है और इनके पास सिंगल पेयर ऑफ ओवरी होता है। ओवरी का सिंगल पेयर होगा, बट टेस्टिस बहुत ढेर सारे होंगे। और इनके पास जो क्लाइटेलम होता है वो सिर्फ इनके ब्रीडिंग सीजन में, क्लाइटेलम इज अपीयर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। मतलब जब इनको ब्रीड करना होगा उस टाइम इनकी बॉडी पे क्लाइटेलम आ जाता है। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये देखो, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये है टेस्टिस 11 के पेयर में पूरा प्रेजेंट है। ये पूरा टेस्टिस 11 के पेयर में प्रेजेंट आपको दिख रहा है ना। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो टेस्टिस की सबसे पहले बात करते हैं। तो टेस्टिस प्रेजेंट इन 11 पेयर और ये 12 to 22 सेगमेंट तक, 12th सेगमेंट से स्टार्ट होता है, 22nd सेगमेंट तक ये पूरा चलता है। स्टार्ट्स फ्रॉम 12th सेगमेंट एंड एट 22nd सेगमेंट ऑफ बॉडी। और ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल के, प्रेजेंट वेंट्रली टू द एलिमेंट्री कैनाल। व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश कलर या, और इनका शेप कैसा होता है, यहाँ पे देखो स्फेरिकल शेप होता है इनका। और इनकी पूरी बॉडी में एक कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। यानी कि टेस्टिस सैक में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। नाउ
वासा इफ्रेंशिया ये हर टेस्टिस का, हर टेस्टिस सैक का ओपनिंग है, ओपनिंग फॉर ईच टेस्टिस, ठीक है। वासा डिफरेंशिया जो अब देखो वासा इफ्रेंशिया, ये जितने भी टेस्टिस दिख रहे हैं ना, अब टेस्टिस सैक का ये दिख रहा होगा वासा इफ्रेंशिया, ये है टेस्टिस, ये है वासा इफ्रेंशिया। सारे के सारे टेस्टिस का ओपनिंग वासा इफ्रेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या है? 11, जब 11 पेयर ऑफ टेस्टिस है तो 11 पेयर ऑफ इफ्रेंशिया भी होगा। तो वासा इफ्रेंशिया की जो 11 पेयर है उसका ओपनिंग वासा डिफरेंशिया है, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया किस में ओपन होगा? वासा डिफरेंशिया में। और इसका भी स्टार्ट कहां से होगा? 22nd से सेगमेंट से ये स्टार्ट होता है। वासा डिफरेंशिया 22nd सेगमेंट से स्टार्ट होता है। नाउ एपिडिडाइमिस क्या है? 10th सेगमेंट पे वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंशिया दोनों जाके एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये देखो ये 10th सेगमेंट है, यहाँ पे जाके एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। नाउ अब बात करते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये एपिडिडाइमिस को गिव राइज करेगा, यानी कि एपिडिडाइमिस यहां से निकलेगा। ईच एपिडिडाइमिस गिव राइज टू मस्कुलर एजैकुलेटरी डक्ट। जितना भी एपिडिडाइमिस है वो एक मस्कुलर लेयर को या मस्कुलर वेन को गिव राइज करेगा, निकालता है, जिसे एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एट्रियम, लेफ्ट और राइट एजैकुलेटरी डक्ट मतलब दो निकलते हैं, दो वहां से एजैकुलेटरी डक्ट में से दो वेन निकलते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट एजैकुलेटरी डक्ट ओपन टू सैक। दोनों जो एजैकुलेटरी डक्ट हैं वो जाके एक सैक पे ओपन होते हैं जिसे एट्रियम कहते हैं ऊपर, और ये एक पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ये भी 10th सेगमेंट में ही प्रेजेंट होता है। have two parts present in 10th segment. Now ब्रॉड इंटीरियर पार्ट जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा, यानी एट्रियम का जो ब्रॉड इंटीरियर पार्ट होगा उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा, और जो नैरो पार्ट होगा यानी जो पतला वाला पोस्टीरियर पार्ट होगा उसमें पेनिस प्रेजेंट होगा, थिन पेनिस प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले है पेयर ऑफ ओवी सैक। इसमें केवल एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, ओनली 1 पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट ऑन 11th सेगमेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट था? 10th सेगमेंट पे। ये कहाँ प्रेजेंट है? 11th सेगमेंट। और जितना भी ओवी सैक है उसमें ओवरी रिबन शेप का होता है, ठीक है। ईच ओवी सैक हैज अ रिबन शेप्ड ओवरी। अब बात करते हैं ओविडक्ट्स की। तो जितने भी ओवी सैक्स होते हैं वो कहाँ पे खुलते हैं? नैरो ओविडक्ट में, यानी एक पतली सी पाइप होगी, पाइप नुमा स्ट्रक्चर होगा, उसे ओविडक्ट कहते हैं, वहां पे वो खुलते हैं। कॉमन ओविडक्ट, अब जितने भी ओविडक्ट होंगे वो यूनाइट होके कहाँ पे यूनाइट होंगे? 11th सेगमेंट में यूनाइट होंगे, और यूनाइट होके एक सिंगल कॉमन ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड टू ओपन इनटू वजाइना। इनका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व होगा और कहां पे खुलेगा? वजाइना में ओपन होगा। वजाइना एक पियर शेप स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पियर शेप स्ट्रक्चर था? एट्रियम। इसमें क्या पियर शेप स्ट्रक्चर है? इसमें वजाइना पियर, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना पियर शेप स्ट्रक्चर है, जहां पे जो कि 11th सेगमेंट में ये भी प्रेजेंट है। 10 to 11 सेगमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। पियर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन 11th सेगमेंट, और यहां से ओवा बब्ड ऑफ होता है, यहां से ओवा निकलता है। ओवा बब्ड ऑफ फ्रॉम ओवरी। ओवा इज कोटेड बाय एल्बुमिन व्हेन
ओवा एल्ब्यूमिन से कवर होता है तब जब उसे ओविडक्ट से पास होके वजाइना के पास जाना होता है, यानी उसे जब ओविडक्ट से निकलना होता है, अपने घर से निकलना होता है, तो वो प्रॉपर तैयार होके जाएगा ना। कोई भी अपने घर से जब निकलता है तो प्रॉपर तैयार होके निकलता है ना। तो वैसे ही ओवा का घर क्या है? ओविडक्ट। अब वो ओविडक्ट से जब निकलेगा वजाइना के लिए तो वो प्रॉपर एल्ब्यूमिन की कवरिंग यानी एल्ब्यूमिन से कोट होके वो निकलता है। कोटेड बाय एल्ब्यूमिन व्हेन पास थ्रू कॉमन ओविडक्ट इनटू वजाइना। अब ओवा जो है वो वजाइना में स्टोर होता है इन रेडीनेस फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवा जो होता है वो वजाइना में ही स्टोर होता है ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन के लिए ही वहां पे ओवा स्टोर होता है। अब इनका मेटिंग प्रोसेस जो होता है, पहले तो मैंने बता दिया है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके में नहीं होता है। इनका मेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि दो लीचेस क्या होती हैं वो वेंट्रली लाइन करेंगी, यानी दो लीचेस होंगी वो वेंट्रली लाई करेंगी एक दूसरे के ऊपर, बेली टू बेली लाई करती हैं और फिर स्पर्म को एक्सचेंज करेंगी रिस्पेक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अपने अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दोनों लीचेस स्पर्म्स को एक्सचेंज करती है अपनी अपनी बॉडी में। इस प्रोसेस को हम लोग रेसिप्रोकल कॉपुलेशन करते हैं, जहां पे दोनों जो लीच है मेल और फीमेल दोनों का रोल प्ले कर रही हैं। ना इसमें स्पर्मेटोफोर का ट्रांसफर हो गया, स्पर्म का मेटिंग प्रोसेस हो गई। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर। तो जितना भी जितनी लीच है वो ट्रांसफर करेंगी स्पर्म अपना दूसरे स्पर्म में, मतलब दूसरे लीच में। किसके थ्रू कैसे ट्रांसफर करती है? तो एक कैप्सूल बनाती है स्पर्मेटोफोर का, उसमें स्पर्म्स भरे रहते हैं, उसके थ्रू अपने बॉडी से वो स्पर्म को ट्रांसफर करती है अपनी दूसरी लीच तक। ये देखो, ईच लीच ट्रांसफर its sperm to the other in the form of a spermatophore, a capsule, that is a capsule containing sperm cells. अब जो स्पर्मेटोफोर है वो जो ट्रांसफर हुआ है मेल जेनाइटल पोर पे, वो कहाँ जाएगा? फीमेल जेनाइटल पोर पे। मतलब कि दूसरे लीच से जो स्पर्म या स्पर्मेटोफोर आया है वो कहाँ जाता है? वो फीमेल जेनाइटल पोर पे जाता है। फीमेल जेनाइटल पोर यानी वजाइना के पास जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब नॉर्मल सी बात है, इसमें स्पर्म का एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रही है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनकी बॉडी में क्या होता है? द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ माइग्रेट्स टू द ओवरी वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर। जब स्पर्म स्पर्मेटोजोआ से आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर, तो माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? ओवरी के पास आते हैं, और ओवरी के पास आके एग को वो फ्यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस उनकी बॉडी में होता है, यानी ये प्रोसेस हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, ये प्रोसेस हुआ। और इस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि ये प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द लीच, यानी कि लीच की बॉडी के अंदर हो रहा है, लीच की बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है। इनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत छोटा सा होता है, यानी सबसे पहले आप देखो तो एडल्ट लीच है वो, उनकी बॉडी में पहले तो स्पर्म का ट्रांसफर हो गया, स्पर्मेटोफोर का ट्रांसफर हुआ, स्पर्मेटोफोर का ट्रांसफर होके वो फिर स्पर्मेटोफोर आया फीमेल जेनाइटल पोर के पास, और वहां पे एग का फ्यूजन हो गया। एग का फ्यूजन होके यहाँ पे उस एग के ऊपर ककून का एग का फ्यूजन हो जाता है। एग का फ्यूजन होने के कुछ दिन के बाद उसके ऊपर एग ककून फॉर्मेशन होता है। ककून के फॉर्मेशन के बाद फिर यंग होने के बाद फिर वो एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल का मतलब कि वो कंटिन्यूटी, यानी कि उनकी स्पीशीज में कंटिन्यूटी कैसे आ रही है उसको दिखाता है। Life cycle is an ongoing process ensuring the survival and propagation of the species, यानी कि उनके सर्वाइवल और उनकी कंटिन्यूटी और उनके प्रोपगेशन, उनकी स्पीशीज का प्रोपगेशन कैसे और उनकी स्पीशीज कैसे कंटिन्यू हो रही है उसको शो करता है। नाउ अब लीचेस से बीमारी तो होती है कि वो ब्लड पूरा सक कर जाती है ह्यूमन का। अब एक और मैं बात बता रही हूँ, लीच जब
आपके दिमाग में आया होगा कि लीच ब्लड हमारे बॉडी से सक कर रही है, तो उनके बॉडी में जाके क्यों वो ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं हो जा रहा है, थक्का क्यों नहीं बन जा रहा है? तो ब्लड जब लीच सक करती है तो उस टाइम वो एक एंटीकोगुलेंट रिलीज करती है जिसका नाम होता है हिरुदिन। हिरुदिन पिगमेंट वो रिलीज करती है जिससे उनकी बॉडी में ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, और उसी के साथ साथ वो एक एनेस्थेटिक भी रिलीज करती है हमारी बॉडी में, जिससे या फिर अपने होस्ट की बॉडी में, जिससे उन्हें उसका फील नहीं होता है, उसका पता ही नहीं चलता है कि उनकी बॉडी पे वो हिरुदिनारिया या वो लीच उनकी बॉडी से ब्लड को सक कर रही है। और वो ब्लड को तब तक सक करती है जब तक कि वो पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाती, उनकी बॉडी पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाती है, और वो अपने जो निडल, अपना जो सकर होता है उसको हाइपोडर्मिक निडल की तरह यूज करती हैं। हाइपोडर्मिक निडल आपने देखी होगी, जो सिरिंज वाली होती है जिससे हमें इंजेक्शन लगता है, उसको हाइपोडर्मिक निडल कहते हैं। नाउ अब इसके कुछ मेडिसिन की बात करते हैं तो कुछ का मैंने डिस्कस कर लिया है कि उनके सलाइवा में बहुत ढेर सारे फार्माक्यूटिकल थिंग्स होते हैं जो कि हमें पेन से या हमें बहुत सारी पेन से ही भी हमें रिलीफ देते हैं। इनके सलाइवा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिससे पेन में रिलीफ मिलता है, और पहले सिविल वॉर में इनके सलाइवा का यूज किया जाता था। नाउ ट्रीटिंग एब्सेसेंस, पेनफुल जॉइंट्स, मैंने भी बताया जॉइंट्स के पेन में यूज होता है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा यानी कि मोतियाबिंद की बीमारी जो होती है उसमें भी यूज होता है लीचेस का। मायस्थेमा टू हील वेनस डिजीज एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेनस डिजीज के लिए भी यूज होता है। यूज इन प्लास्टिक सर्जरी फॉर इम्प्रूविंग ब्लड और फॉर इम्प्रूविंग ब्रेन सर्कुलेशन। ब्रेन के प्लास्टिक सर्जरी के टाइम ब्रेन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी लीचेस का यूज किया जाता है। फॉर इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए भी, और ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। चिल्ड्रंस के ट्रीटमेंट में वो भी किस चीज से जब वो जूझ रहे हो, सेरेब्रल पाल्सी से जब वो जूझ रहे हो, उसमें भी लीचेस का यूज किया जाता है। नाउ हमारा यूनिट 3 आज कंप्लीट होता है। यूनिट 3 हमारा जो आज का था पूरा टॉपिक हिरुदिनारिया ग्रैनुलोसा यानी इंडियन कैटल लीच, आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने आज पढ़ा उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका सिस्टमिक पोजीशन, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ी, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ लिया। अब एनिलिडा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्थोपोडा, जिसमें हमें प्रॉन है, जिसमें हमें उसका अपेंडेजेस के बारे में पढ़ना है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और उसकी मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के बारे में पढ़ना है। तो तब तक आप ये टॉपिक पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।